नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनाश ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। सुभाष चंद्र बोस जी कहा करते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और कहा करते थे, जब हम खड़े होते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को ग्रेनाइट की दीवार की तरह होना चाहिए। जब हम मार्च करते हैं तो आज़ाद हिंद फौज को स्टीमर की तरह होना चाहिए। यानी व्हेन वी स्टैंड, द आज़ाद हिंद फौज has to be like a wall of granite. When we march, the Azad Hind Fauj has to be like a steamroller. और उनका कहना था कि freedom is not given, it is taken. यानी आज़ादी दी नहीं जाती, ली जाती है। इसलिए नेताजी ने पूर्ण स्वराज की मांग करना नहीं छोड़ा था और आज़ादी लेके रहे थे। आगे की जीवन गाथा के बारे में हम आपको बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। उनके पिता जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष उनकी 9वीं संतान थी और उनके 5वें बेटे थे। उनकी कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र जी से था। ये थी उनकी परिवार की बातें। अब उनके निजी जीवन के बारे में आपको बताते हैं। कैसे बोस जी पॉलिटिक्स में आए, कैसे देश को स्वतंत्र कराने में उनकी भूमिका रही। बोस जी ने सन 1913 में 10th में सेकंड रैंक पाकर एग्ज़ाम को क्लियर किया। बाद 1916 में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता से उनको निकाल दिया गया, क्योंकि बोस जी नेशनलिस्ट और एक्टिविस्ट थे। उनके हिस्ट्री टीचर प्रोफेसर E.F. ओटन रेसिस्ट थे। वो छात्रों को पसंद नहीं करते थे, छात्रों को मारा पीटा करते थे। तो बोस जी ने प्रिंसिपल को एक्शन लेने के लिए कहा, पर प्रिंसिपल ने कोई एक्शन नहीं लिया। तब नेताजी ने स्ट्राइक की। वो बात अखबारों में छप गई। तब प्रोफेसर को माफ़ी मांगनी ही पड़ी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बच्चों को मारना पीटना बंद नहीं किया। तो एक दिन सारे बच्चों ने मिलकर उनको सबक सिखा दिया। यानी मैन हैंडलिंग के चक्कर में, यानी मार पिटाई के चक्कर में बोस जी को कॉलेज से फिर निकाल दिया गया। फिर उन्होंने BA इन फिलॉसफी की डिग्री स्कॉटिश कॉलेज से कंप्लीट की, जो कि फर्स्ट रैंक पाकर पूरी करी। बोस जी के पिता की इच्छा थी कि सुभाष ICS की परीक्षा पास करे, यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करे। 1919 में सुभाष चंद्र बोस को इंग्लैंड भेज दिया गया और 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 4th रैंक पाकर, यानी 23 साल के बोस ने ICS की परीक्षा पास। 1920 से 1921 का सफ़र कैसा रहा बोस जी का? उस टाइम के समय में बोस जी ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को बहुत सारे लेटर्स लिखे और फ्रीडम मूवमेंट का पार्ट बनने की रिक्वेस्ट की और इंडिया वापस आने की भी रिक्वेस्ट करी। 23 अप्रैल 1921 को बोस जी इंडिया वापस आ गए। भारत वापस आकर वो गांधी जी से मिले। गांधी जी ने उन्हें कोलकाता जाकर चित्तरंजन दास के साथ काम करने की सलाह दी। उन दिनों गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में ही स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिए कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज्य पार्टी ने लड़कर जीता। 1924 में चित्तरंजन दास कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बन गए और सुभाष को महापालिका का प्रमुख, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। बहुत ही जल्द बोस जी देश के महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 1925 को चित्तरंजन दास की डेथ हो गई। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। उन दिनों इंडिया के वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। तो लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को डोमिनियन स्टेटस ले लो ये बात कही, लेकिन सुभाष जी पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। लॉर्ड इरविन का कहना था कि डोमिनियन स्टेटस होगा तो अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे, इसका मतलब ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी, लेकिन ब्रिटिश एम्पायर ही चलाएगा। सरकार भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी, तो डोमिनियन स्टेटस का कोई फायदा नहीं था। डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कई फैसले नहीं ले सकते, जैसे डिफेंस पे, फॉरेन रिलेशन पे, मिलिट्री पावर पे, फॉरेन ट्रेड्स पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए ब्रिटिश असेंबली से पहले परमिशन मिलेगी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए डोमिनियन स्टेटस का कोई फायदा नहीं था। इसलिए सुभाष जी पूर्ण स्वराज की मांग करते थे। 1930 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया गया और तय किया 26 जनवरी का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और तो और सुभाष जी को 11 से 12 बार जेल जाना पड़ा।
सुभाष जी की तबीयत खराब होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनको मजबूरी में रिहा कर दिया और 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। 1934 में सुभाष के पिताजी की मृत्यु हो गई। 1934 में एमिली शेंकल नाम की एक ऑस्ट्रेलियन महिला से उनकी मुलाकात हुई और 1942 में उनसे विवाह हो गया और सुभाष जी की बेटी का नाम अनीता बोस रखा गया। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना तो गांधी जी उनके कार्य से सहमत नहीं थे। तो सुभाष सेकेंड वर्ल्ड वॉर का फायदा उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे क्योंकि दोनों की विचारधाराएं अलग अलग थी। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया तो गांधी जी ने साउथ के सीतारामैया को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन असल में सुभाष को चुनाव में 1580 वोट और सीतारामैया को 1377 वोट मिले। गांधी जी ने सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं। तब 14 में से 12 सदस्यों ने रिजाइन दिया था और अंत में 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष जी के कई बार जेल जाने पर अंत में अंग्रेजी सरकार ने सुभाष को रिहा करके घर पर नजरबंद करके पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया। तब सुभाष जी ग्लोबल अलायंस बिल्डअप करना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सेस अलायंस था जिसमें जर्मनी, इटली, जापान ये सारे देश शामिल थे जो वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुके थे। तो इस चीज का सुभाष जी फायदा उठाना चाहते थे। बोस जी 1941 में पुलिस को चकमा देते हुए पठान वेशभूषा में घर से बाहर निकले, जिसमें उनकी मदद उनके बड़े भाई शरद बाबू के बड़े बेटे शिशिर ने की थी। फिर कोलकाता से वो काबुल पहुंचे और बहुत से यूरोपीय देशों में से होते हुए आखिरकार वो जापान पहुंचे। वहाँ उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। इस तरह उन्होंने ताकतवर हुकूमत को टक्कर देने का प्रयास किया। जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की गई। 1944 में ब्रह्मा में बोस जी ने रेडियो से पहली बार गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से एड्रेस किया। तब से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन के नाम से कहा जाने लगा। 1942 में जर्मनी में हिटलर से मिलने चले गए। उसके बाद हिटलर बोले जापान एक्सेस पावर में है तो मैं आपको जापान की मदद दिलवा सकता हूँ। सिंगापुर जापान के कब्जे में आ गया था तो वहाँ भारतीय सेना बोस जी को सौंप दी गई। जापानी सेना ब्रह्मा को जीत चुकी थी और बोस जी ब्रह्मा के रास्ते भारत आई। 1944 में आजाद हिंद फौज तैयार हो गई थी। अंग्रेजों ने आजाद हिंद फौज को पकड़ा और देशद्रोह के आरोप में मुकदमे चलाने लगे। ये खबर अखबार में फैल गई। इससे देश के लोगों में आक्रोश फैल गया। ब्रिटिश नेवी में रॉयल नेवी जो थी, वहाँ जितने भारतीय सैनिक थे वो अंग्रेजों से बगावत करने लगे। ब्रिटिश की एयरफोर्स में रॉयल एयरफोर्स थी, उन्होंने भी बगावत करी। 20,000 सैनिकों की बगावत सामने आई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी भड़क उठी। भारत में ब्रिटेन की टोटल आर्मी 40,000 थी और इंडियन सोल्जर्स 25 लाख थे। वर्ल्ड वॉर 2 होने के कारण 40,000 से ज़्यादा सैनिक इकट्ठा करना अंग्रेजों के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अंग्रेजों ने सोचा कि हम सैलरी भी पे करते हैं, फिर भी इंडियन आर्मी रिवॉल्ट किए जा रही है तो डीकमीशन करना शुरू कर दिया। उसके बाद इंडियंस ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और अंग्रेजों ने परिस्थिति को देखकर भारत छोड़ने का फैसला किया। 1945 से 1951 के बीच क्या क्या हुआ? उस टाइम क्लेमेंट एटली जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट पर साइन करके इंडिया को फ्रीडम दी। लेकिन सुभाष जी की डेथ मिस्ट्री कभी सुलझ ही नहीं पाई। 18 अगस्त 1945 की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने को था। बोस जी विमान से जापान छोड़कर सोवियत रूस जाना चाहते थे। 18 अगस्त 1945 को जापानी विमान से जब वो जा रहे थे, उस दिन के बाद वो किसी को दिखाई ही नहीं दिए। 18 अगस्त 1945 में ताइपेई में किसी विमान दुर्घटना का शिकार हुआ ही नहीं था। ये कभी क्लियर हुआ ही नहीं। ताइवान ने कहा था कि 18 अगस्त 1945 को जब कोई विमान दुर्घटना हुई ही नहीं तो सुभाष जी की डेथ कैसे हो सकती है। वेंकुजी मंदिर में रखी अस्थियां भी नेताजी की नहीं है। कुछ सूत्रों का कहना है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में ही सुभाष जी की डेथ हुई थी। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आया है उसके मुताबिक नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 को हुई है, लेकिन 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करी। नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना से हुई इसका कोई सबूत नहीं है। भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 सितंबर 1985 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी शख्स मिला जिसे सब गुमनामी बाबा कहते थे। उनकी मृत्यु 18 सितंबर 1985 को हुई। ये भी सुनने में आया है कि बोस जी ही गुमनामी बाबा थे, लेकिन
क्या सच है क्या झूठ है इसका कुछ पता नहीं चला है। ये भी कहा जाता है कि 1985 तक गवर्नमेंट के साथ बोस जी कनेक्ट थे, लेकिन उनका बाहर निकलना, सामने आना देश हित में नहीं था। गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं, ये रहस्य ही रह गया। क्या सच है क्या झूठ है कुछ पता नहीं लग पाया है। नेताजी की डेथ मिस्ट्री बनकर ही रह गई है। इसी के साथ हमें जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेताजी के बारे में रहस्यमयी बातें और उनके जीवन की गाथा आपको पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।